साथियों नमस्कार, मैं रणविजय यादव। साथियों, बिहार शिक्षक नई नियमावली को लेकर टीईटी 2019 के पास छात्रों के द्वारा पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। याचिका का मूल आधार क्या है यह मुझे स्पष्ट तरीके से मालूम नहीं, लेकिन जो इस केस के प्लेंटिफ हैं और उनके जो बयान यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी बात इस विषय पर रखनी चाहिए। उनकी जो आपत्ति है, असहमति है, उनमें से एक यह है कि टीईटी पास कर गए तो अब और हम कितना एग्ज़ाम दें शिक्षक बनने के लिए। यह बात वह अच्छी तरह से जानते हैं कि टीईटी पास होने का यह मतलब नहीं है कि आप शिक्षक की नौकरी पा लिए। टीईटी पास होना शिक्षक की एक पात्रता है, न्यूनतम पात्रता है। आप उस पात्रता के लिए आप एलिजिबल हुए, ना कि आप शिक्षक हो गए इस बात के लिए आप एलिजिबल हो गए। सरकार इन सारे क्वालिफ़िकेशन के बाद सरकार की चयन की प्रक्रिया क्या रखेगी, क्या होगी, वह इसके लिए सरकार निर्भर है या आपके एकेडमिक अंकों का आधार चयन की प्रक्रिया बनाए या फिर एक खुली प्रतियोगिता द्वारा आपको चयन किया जाए। सरकार इस विषय पर स्वतंत्र है। एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, यो गाइडलाइन यह है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी, डीएलएड, बीएड ये सारी योग्यताएं होना ज़रूरी है, लेकिन चयन का प्रक्रिया तय करना ये सरकार के पास इसका अधिकार है। शिक्षक विज्ञापन को लेकर कई संगठनों द्वारा जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, या वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या नवोदय विद्यालय समिति हो, ईएसआईसी हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिक्षक विज्ञापन जो निकाले जाते हैं, उसमें इन सारी योग्यताओं के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है और वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2 तरह का होता है, एक पीटी और एक मेंस। मेंस तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव होता है। तो यह कहना कि टीटी पास हो जाना और हम शिक्षक के लिए शिक्षक हो गए, या दावा कर देना, यह तर्क बिल्कुल एक कमज़ोर तर्क है, निराधार तर्क है, बेसलेस तर्क है। उसी तरह उनके द्वारा एक बात यह सुनने को प्राप्त होता है कि बीपीएससी ने जो इस परीक्षा प्रक्रिया में जो नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया अपनाई, उस विषय को लेकर भी लोगों को आपत्ति है, असहमति है। परीक्षा का नेगेटिव के साथ परीक्षा हो या न हो, इस विषय को लेकर आयोग स्वतंत्र है। परीक्षा में सिलेबस के जो कंटेंट क्या क्या होंगे, इस विषय पर भी आयोग स्वतंत्र है। आप आयोग पर यह दबाव नहीं डाल सकते हैं कि बिना नेगेटिव के ही आप परीक्षा लीजिए। आयोग स्वतंत्र है। आप 93 का रेफरेंस दे रहे हैं, जो लालू यादव के काल में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो हुई, जो बीपीएससी के द्वारा हुई, और उस वक्त नेगेटिव की प्रक्रिया के साथ परीक्षा नहीं लिया गया था। तो उस वक्त 93 के काल में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नेगेटिव का प्रचलन नहीं था। अब हम वहाँ से 3 दशक आगे आ चुके हैं, 30 साल आगे आ चुके हैं। आज लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नेगेटिव परीक्षाओं के साथ, नेगेटिव मानक के साथ परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। तो यह तर्क देना और दबाव डालना आयोग पर कि आप बिना नेगेटिव के ही परीक्षाओं का संचालन कीजिए, यह भी तर्क जो आपके द्वारा दिए जाते हैं, वो भी मुझे अनुचित लगता है। आपके एक तर्क और हैं कि 4 साल बैठे रहे, 4 साल से सरकार ने हमारा समय बर्बाद किया। तो ये 4 साल सरकार ने समय बर्बाद किया, आप इस कारण से कोई नियमावली अवैध नहीं कहला दिया जाएगा कि आपके 4 साल बर्बाद हो गए तो ये नियमावली अवैध। हाँ, इस नियमावली में कुछ आपको छूट दे दिया जाए उम्र को लेकर, अटेम्प्ट को लेकर, लेकिन यह पूरी नियमावली ही अवैध कर दिया जाए, ये भी मुझे अनुचित लगता है।
4 साल में आपको रोज़गार नहीं मिला, तो आप इसके लिए सिर्फ़ राज्य सरकार ही जवाबदेही नहीं है, आप केंद्र सरकार पर भी आप अ, दबाव डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ उस सरकार के विरुद्ध में इस तरह की तो बातें सुनने को तो नहीं मिला। यदि आपका तर्क को हम मान भी लें, तो क्या सीटीईटी पास अभ्यर्थी भी इस बात के लिए सरकार पर दबाव डालें कि हमें नियुक्ति के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन में वैकेंसी निकाला जाए, बहाली निकाला जाए। तो इस तरह की तो बातें या आंदोलन, विरोध वहाँ तो मुझे सुनने को नहीं मिलता। तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं कि 4 साल तक में यह आपकी आपको रोज़गार क्यों नहीं मिला, आप शिक्षक की बहाली क्यों नहीं निकली, ये सरकार की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन नियमावली की आप आलोचना नहीं कर सकते। नियमावली आप इस कारण से कोई नियमावली अवैध घोषित नहीं हो सकता। इसी में से एक तर्क और है जो एक मजबूत तर्क है और एक समझिए कि बहुत ही कानूनी पचड़े वाला तर्क है कि जो अभी एग्जिस्टिंग नियमावली है, जिसके आधार पर अ, पिछले 20 सालों से जो नियुक्ति प्रक्रिया होती रही है, उस प्रक्रिया को रिबो अबॉलिश किए बिना, रिपील किए बिना एक नई नियमावली का कमेंस कर देना, ये कितना उचित है। तो यह भी मुझे एक जो आपका ये तर्क है, यह भी मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगता है। अब कोई सरकार क्या इतना बाध्य हो गया इस जो एग्जिस्टिंग नियमावली है के कारण सरकार इतना बाध्य हो गया कि अब कोई नई तरीके से नियमावली नहीं निकाली जा सकती? यदि यही बात है तो एक ही संस्थान में 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, एक एनपीएस के भी कर्मचारी हैं, एक ओपीएस की कर्मचारी हैं। तो ओपीएस ओपीएस को तो एबॉलिश नहीं किया गया, ओपीएस भी अपनी तरफ से चल रहा है और एनपीएस भी अपनी तरफ से चल रहा है। तो यह भी मुझे कुछ तर्क अटपटा लगता है। अभी उसके बहुत से संवैधानिक अड़चनें हैं, बहुत से संवैधानिक प्रक्रिया होंगी, बहुत सी संवैधानिक धारा होंगी, इसके पक्ष में, विपक्ष में। अब जो मुझे लगा, मैंने इस तर्क को बहुत ही सरल तरीके से समझा और वो बात मैंने आपके पास रखा। तो जो ये जो तर्क है कि नई नियमावली को तभी लाया जा सकता है जब पुरानी नियमावली को अबॉलिश या रिपील किया जाए। तो सरकार क्या इतना बाध्य हो गई इस नियमावली को लाकर कि अब आगे कोई भी नई नियमावली नियुक्ति को लेकर नहीं ला सकती? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार इतना बाध्य हो गया। अब इसके पंचायती राज अधिनियम पर नई नियमावली के लाने से क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने इस चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से समझा और जो मैंने समझा वो मैंने अपनी बात को रखा। अब एक ही संस्थान में 2 तरह के एम्प्लॉयी एक साथ में काम कर रहे हैं। एक ओपीएस भी काम कर रहा है और एक एनपीएस भी काम कर रहा है। उसी आयोग के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उसी चयन प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ओपीएस में काम कर रहा है और एक एनपीएस में काम कर रहा है। दोनों नियम पैरेलल तरीके से चल रहे हैं। तो यह तर्क मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा, इसलिए मैंने अपनी बात को बहुत ही जो सामान्य समझ के द्वारा मैंने इस बात को रखा। फिर इसके कानूनी पचड़े, संवैधानिक पचड़े क्या हैं, वो मुझे सही तरीके से मालूम नहीं। तो मुझे लगा इन बिंदुओं पर अपनी बात रखनी चाहिए, सो मैंने रख दिया। यदि मुझे मेरा यह तर्क आपको अच्छा लगे या ना लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।